वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 64 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक। यह है टेस्ट नंबर 65। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है प्रश्न क्योंकि 150 प्रश्नों में से कुछ 12 से 15 प्रश्न तक आते हैं या 10 तक तो आते हैं सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित। तो 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 65 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। क्या अर्थ है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का? बताइए इन चारों में से क्या उत्तर है, या नहीं है तो फिर डी है क्या? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। क्या है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, सी। तो देखें, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, उद्योगों की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी। बताइए कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं इसमें? कृषि की प्रधानता तो है ही है, और प्रति व्यक्ति आय भी कम है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है, बेरोजगारी भी बढ़ चढ़कर है। ठीक है, अब तो और बढ़ गई है। उद्योगों की प्रधानता है, दूसरा वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4। जो विशेषता है, उद्योग हैं लेकिन उतने नहीं है कि विशेषता में गिना जाए। तो देखिए, उद्योगों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। ठीक है, और भारत की जो है विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता यह नहीं हो सकती, जबकि शेष तीनों लक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। प्रश्न क्रमांक संख्या 3 पर आ जाइए। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होती है। कौन सी इसमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? एक तो प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा, ये तो होगा ही होगा। पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी। तृतीय क्षेत्रों में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, ये तो नहीं हो सकती। तो 4 से तो 2 एलिमिनेट हो गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इसमें पहला तो ज़्यादा हो रहा है संभावना, तो इसको भी हटा दो। पहला जो है होगा 1 और 2 केवल। तो अल्प विकसित शब्द जो है सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन स्तर जो है वो काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से जो प्रति व्यक्ति आय है वो नीचा होता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर है, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर है, बेरोजगारी है, अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर है, कृषि क्षेत्र का आधिक्य है, पूंजी निर्माण का निम्न दर है और आय की विषमता है। ठीक है, इसको लिख सकते हो किसी डिस्क्रिप्शन में, प्रश्न में जोड़ सकते हो इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विकास भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की भी और राज्य की भी। तो व्यक्ति राज्य दोनों हो गया, सी। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रम में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथों में होता है। इसलिए विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? बताइए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, साक्षरता या प्रति व्यक्ति आय? हिंदू वृद्धि दर, तो ये किससे हो गई? ये हो गई राष्ट्रीय आय से। तो देखिए, प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में, कब? 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेल्ट डाउन के सामने लिखा है स्टॉक कीमतों में गिरावट, मंदी के सामने लिखा है समृद्धि दर की गिरावट, स्लो डाउन के सामने लिखा है सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट। बताइए उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? मेल्ट डाउन स्टॉक कीमतों में गिरावट को ही कहते हैं।
मंदी में समृद्धि दर की गिरावट थोड़ी होती है, संकुचन होता है ना मंदी में, तो स्लो डाउन सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट, ये गलत है दोनों। केवल पहले ही यहाँ पर सही है, केवल एक। तो मेल्ट डाउन का मतलब है प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों के गिरावट की स्थिति, मतलब जो है स्टॉक की गिरावट, स्टॉक मार्केट की गिरावट, इसलिए करेक्ट है पहला। जबकि मंदी जो होती है, मंदी वो व्यावसायिक और औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति होती है। स्लो डाउन जो है वो आर्थिक क्रियाओं के हार्शमान की स्थिति है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण जो है 1991 से माना जाता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। परिणाम स्वरूप उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की? BKRV राव ने। किसने? BKRV राव, ऑप्शन नंबर बी। तो देश की आज़ादी से पहले जो है राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था, जबकि प्रथम वैज्ञानिक अनुमान जो है BKRV राव ने किया था। वो तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था ना नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। डॉक्टर R गाडगिल तथा VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी तो नहीं है भारत में, यही गलत है डी। तो प्रश्नगत विकल्पों में जो है चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था का लाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि शेष तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्थाओं में तकनीकी प्रगति होगी। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी तो एक्स देश से क्या मतलब उसका? एक्स देश में जनसंख्या वृद्धि होगी तब भी दिक्कत है, एक्स देश में पूंजी निर्माण होगा तब उसको फ़ायदा होगा, तो सी सही हो जाएगा इसका। बाकी विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ेगी, इनसे क्या मतलब एक्स देश का? तो देखिए, अर्थशास्त्रियों ने पूंजी निर्माण को आर्थिक समृद्धि हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण होता है तो वहाँ आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती है, अनिवार्य है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं? किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान जो है वो नगण्य है, और विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम है। उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। ये तो पढ़ने से ही लग रहा है कि हाँ ये तीनों के तीनों हो सकते हैं, तीनों ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। तो भारत में ग्रामीण आय जो है नगरीय आय से कम है, इसके लिए उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प जो हैं करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? इम्पोर्टेंट है, इस तरह से प्रश्न बनाकर कई बार पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इसको नाम दे सकते हैं हम, संपोषणीय विकास कह सकते हैं इसको, सी। तो वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत संपोषणीय विकास की अवधारणा की परिभाषा है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। बिल्कुल करेक्ट है सारे के सारे उपरोक्त सभी। तो मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादन में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नवत है। कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि।
अंतिम प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? बताइए कब? निम्नलिखित में से किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? सन 2011 और 12 में बी है। तो वर्ष 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है ये, सीधे सीधे याद रखिए। तो 15 प्रश्न थे ये, एक बार इनकी प्रैक्टिस करके एक बार इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।